हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वाइज। आज हम करने वाले लेसन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है। सो आई होप आपने यूनिट 1 का लेसन नंबर 11 देख लिया होगा। और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, हमारे 1 के होने वाले हैं जल्दी से। ठीक है। सो फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। और देखो, हर चीज़ यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। जो कुछ चीज़ ऐसी भी होती हैं जो खुद समझ जानी चाहिए, लेकिन हाँ, जो समझाने वाली चीज़ उसको मैं समझाता हूँ, बाकी जो फालतू की चीज़ होती है उसको मैं स्किप करता हूँ रीड करके। ठीक है। और यही पैटर्न होना चाहिए समझने का भी। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में, इसलिए यूनिट में इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ कल्टिवेटर्स एंड लाइव स्टॉक ब्रीड्स, Biological Diversity Act 2002, need for conserving biodiversity, conservation of biodiversity, national park and sanctuaries, national reserves, natural reserves, wetland, hotspot of biodiversity, IUCN, and then summary and conclusion. ठीक है। ये हमारे होने वाले कुछ 11 से 12 टॉपिक इस वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली जो इंसीटू एक्सीटू उसको बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझें तो वो समझाता हूँ मैं पहले ये। अब आपको बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो इनका मतलब क्या होता है, ये तो इम हो गया। इनका मतलब क्या होता है और एक्स का मतलब क्या होता है। इनका मतलब क्या होता है इंटरनल, ऐसे समझ लो इंटरनल। ठीक है। और एक्स का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल। ठीक। इंटरनल मतलब इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड। समझ गए इतना। अब मुझे इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ समझाने वाली बात है। इन सीतु और एक्स सीतु क्या होता है समझ गए। अब इन सीतु कंजर्वेशन वो कंजर्वेशन होता है, एक मेथड होता है जिसमें कि हम कंजर्व करते हैं ऑल लिविंग स्पीशीज़, स्पेशली द वाइल्ड एंड इंडेंजर स्पीशीज जो कि खतरे में है। इंडेंजर जो खतरे में है, ऐसी स्पीशीज़ जो कि खतरे में है इन द नेचुरल हैबिटाट एंड इन्वायरमेंट। ऐसी कंजर्वेशन एक ऐसा मेथड, इन सीटू कंजर्वेशन ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम इनसाइड यानी इनका जो हैबिटाट है उसी के अंदर उनको कंजर्व करेंगे। कैसे कंजर्व करेंगे, जैसे कि डियर है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये डियर ख़त्म होने वाले हैं। डियर को किस किस से खतरा है, लायन से खतरा है, चीता से, लीपर्ड से, इन सब से खतरा है। तो डियर को ना हटा के इन तीनों स्पीशीज़ को हटा देंगे यहाँ से। लायन, टाइगर, सॉरी कहाँ पे था मैं, लॉयन, टाइगर, लियोपार्ड को यहाँ से हटा देंगे, जिसको कि डियर, जिसको कि खतरा है, जिनको कि डियर के लिए खतरा है, जो कि है ना, जो कि डियर के लिए खतरा है उनको हटा देंगे और डियर को वहाँ पर रहने देंगे। ठीक है। ऐसा होता है इन सीधु कंजर्वेशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको उठा के और कहीं ले जाएंगे, नहीं, बल्कि इनको अपने हैबिटेट में रह देंगे, इन तीनों को हटा देंगे। ठीक है। इन सीधु कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें। कहाँ पे थे हम, सो सॉरी, मुझे कहीं जाना पड़ जाता है इसलिए पॉज कर देता हूँ वीडियो। एनीवेज, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे ये चीज़ें इन सीटू में क्या क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और भी चीज़ें। हैबिटेट इज़ प्रोटेक्टेड विद ऑल द अदर स्पीशीज दैट इन इज इन नेचर। Biodiversity at all level can be preserved in situ by setting aside wilderness as protected areas in national park and the wildlife sanctuaries with distinctive ecosystem included in the network. अब इंडिया हैज़ 589 PAs यानी प्रोटेक्टेड एरियाज। PAs यानी एक तो होता है पर्सनल असिस्टेंट और एक होता है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज। PAs होते हैं जो कि अपने टीचर्स के पीछे घूमते रहते हैं, वो हमारे PA होते हैं। और या फिर एक दूसरे के बच्चे, मतलब कि हमारे, मतलब कि मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है कि मतलब अपनी ही क्लास के बच्चे एक दूसरे की चाटते हैं, मतलब मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये वाली चीज़ें। एनीवेज, इंडिया हैज़ 589 PAs एज सेम एज इन माई क्लास। सॉरी यार, इतना डार्क नहीं बोलना था, सॉरी।
इंडिया हैज़ 589 PAs यानी प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ विच 89 आर नेशनल पार्क एंड 500 आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, 89 कितने कितने हैं, क्या है, नेशनल पार्क में बचे हुए 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ओवर 100 PAs प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएटेड इन अंडमान एंड निकोबार टू प्रिजर्व द स्पेशल आइलैंड इकोसिस्टम, जिसमें कि 100 से ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो अंडमान और निकोबार आइलैंड पे बने गए हैं, जिससे कि प्रिजर्व कर सकें स्पेशल आइलैंड इकोसिस्टम को। जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द इकोसिस्टम एंड इज़ द होम ऑफ स्नो लियोपार्ड, डेंचिंगम सेंचुरी फॉर हेंगुल और कश्मीरी स्टैग, कांजीरंगा नेशनल पार्क फॉर एनिमल लाइक एलिफेंट, गौर, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर होता है, स्वॉम्प डियर, बर्ड्स लाइक डक, गीज, पेलिकन्स एंड स्टॉर्क्स, मानस सेंचुरी फॉर गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉक and wild boar are some of the examples worth mentioning under in situ conservation। अभी आपने देखा था ना कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया तो लगभग अब ऊपर नहीं मतलब लास्ट वीडियो में 10 मिलियन, कितना 10 मिलियन कब तक, 2050 तक जो हमारे हम लोग हैं यानी ह्यूमन पॉपुलेशन इनको एलिमिनेट कर देगी इन्वायरमेंट से, है ना, मतलब समझ रहे हो। अब हमारा नेक्स्ट आता है एक्सीतू। एक्सीतू क्या होता है, एक्सटर्नल यानी आउटसाइड कंजर्वेशन करते हैं जिसकी, है ना। कंजर्विंग द स्पीशीज आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इन द केयरफुली कंट्रोल सिचुएशन सच एज बोटेनिकल गार्डन्स फॉर प्लांट्स और जूलॉजिकल पार्क फॉर एनिमल्स। एक्सपर्टीज एग्जिस्ट टू मल्टीप्लाई स्पीशीज अंडर आर्टिफिशियल मैनेजमेंट कंडीशन। यानी जैसे कि डियर था, वहाँ से इन तीनों से खतरा था, टाइगर, लॉयन और लेपर्ड से, तो डियर को उठा के कहाँ पे ले गए हम, एक जगह पे जूलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे जहाँ पे कि वहाँ की इसकी जो स्पीशीज़ है बढ़े, ग्रो हो और वहाँ पे सेफ रहें। जर्म प्लाम इज preserved in a gene bank for future needs. This is taken up for expensive endangered and extinct species। ये जो जर्म प्लाज्म है, जर्म प्लाज्म वो क्या होता है, वो जीन बैंक में दे देते हैं। देखो दो चीज़ होती हैं, जीन बैंक होता है एक जीन बैंक होता है और एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन करके कुछ ऐसा होता है ना, मुझे प्रॉपर वर्ड तो याद नहीं, प्रिजर्वेशन शायद यही होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही मिलता जुलता होता होगा, कहीं भी होता होगा ना। देखो ये होता है किसके लिए, एनिमल्स के जो स्पर्म या फिर एग्स वगैरह रखने के लिए, है ना। और जबकि ये होता है हमारा किन के लिए, सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन और जीन बैंक दोनों में डिफरेंस ये होता है। किन का लेते हैं ये जो ऐसे स्पीशीज़ जो कि इंडेंजर्ड या फिर जो ख़त्म होने वाले हैं, फिर ख़त्म हो चुके हैं, उनका भी ले चुके हैं, जो कि अगर हम फ्यूचर में इनकी नीड पड़ी तो हम बनवा सकते हैं ऐसे, है ना। आपने देखा होगा बालवीर में एक एपिसोड आया था जिसमें एक डायनासोर साइंटिस्ट ने बनाया था, है ना। अब मैं बताने आया तो फिर तो बालवीर पे ही पहुंच जाऊंगा, है ना। तो खैर एक फ्यूचर की चीज़ें दिखाई थी उसमें, है ना। Care is taken to avoid inbreeding such as weak offspring would not develop. Breeding program in zoos provide animal needs including enclosure that simulate their wild habitat. Modern zoos function is to breed endangered species as conservation successful examples are। अब breed का मतलब क्या है, मतलब breed क्या है breed? So what is the mean of breed? Breed means टू हेल्प एनिमल रिप्रोड्यूस, यानी उनके बच्चे करवाएं, जैसे कि जो एक्सटेंट होने वाले हैं, पूरी तरीके से एक्सटेंट ना हो जाए उनकी स्पीशीज, इसलिए उनसे एक्सटेंट करने से पहले बच्चे करवा लो, ठीक है, एज अ कंजर्वेशन, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। वैसा जैसे कि सक्सेसफुल एग्जांपल, मद्रास के क्रोकोडाइल ट्रस्ट बैंक हैज़ सक्सेसफुली ब्रेड द 3 क्रोकोडाइल्स। या क्रोकोडाइल्स लेड 2 clutches ऑफ एग्स इन 1 year इंस्टीड ऑफ 1 in wild। 2 दे रहे थे यहाँ पे और वैसे 1 देते थे। गुछाली जू हैज़ ब्रेड पिग्मी हॉक। दिल्ली जू हैड ब्रेड द रॉयल मणिपुर ब्रो अल्टर्ड डियर। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको याद करने को एग्जांपल्स भी पूछ सकता है। कंजर्वेशन ऑफ कल्टिवेटर्स एंड लाइव स्टॉक ब्रीड्स।
अब इसका क्या मतलब क्या होता है इस टॉपिक का बेसिकली, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ कल्टीवेटर्स, यानी जो कल्टीवेट करते हैं कुछ क्रॉप्स वगैरह जो कि वो कल्टीवेटर्स हो जाते हैं। और लाइव स्टॉक ब्रीड्स वो होते हैं बेसिकली different types of farm animal like cows, goats, sheep, chickens, etc. that have special features. For example, Jersey is a breed of cow. White Leghorn is a breed of chicken. ठीक है, ऐसा समझ रहे हो? या और सिंपल लैंग्वेज में जाने तो लाइव स्टॉक ब्रीड का मतलब होता है फार्म एनिमल्स की अलग अलग टाइप या वैरायटी, जैसे काउस, बफेलोज, गोट्स, चिकन्स एट्सेट्रा। अलग अलग और सिंपल जाने, इससे भी ज़्यादा सिंपल हो सकता है, क्या सिंपल हो सकता है, क्योंकि इसको पहले टॉपिक समझेंगे जब तो हम आगे बढ़ेंगे। अलग अलग जानवरों के टाइप्स जो फार्मिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे जर्सी एक काऊ की ब्रीड है, ज़्यादा दूध देती है, ठीक है, समझ गए। और वाइट लेग हॉर्न चिकन्स की ब्रीड है, ज़्यादा अंडे देती है, ठीक है। इतना समझ गए। अब तो यार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा समझा दिया टॉपिक की, मतलब हेडिंग समझा दी। 50 years ago, nearly 30,000 rice varieties were grown in India. Now only a few of these are cultivated. The new varieties being developed use of germplasm of these original types. Oh, what do you mean by germplasm? ये क्या होता है germplasm? ऊपर भी आया था लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आया, अब मैं ध्यान दूंगा। कुछ लोगों को पता होगा germplasm क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जर्मप्लाज्म का मतलब होता है प्लांट या एनिमल का जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए या फिर जीनस, ठीक है, जो उनकी आने वाली जनरेशन के लिए सेव किया जाता है। या और सिंपल में समझें और मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इससे भी आसान तरीके से जाने, तो जर्मप्लाज्म मतलब बीज, टिश्यू या सेल जिसमें प्लांट्स या एनिमल्स की जीन्स होते हैं, ठीक है, जिसे फ्यूचर में नए प्लांट्स या एनिमल बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे जाने, एग्जांपल ले लो, एक अच्छे क्वालिटी वाले वीट, गेहूँ, यानी गेहूँ के बीज को जर्म प्लाज्म के रूप में स्टोर किया जा सकता है। ये फ्यूचर में उसी जैसे और अच्छे प्लांट्स ग्रो कराने के काम आएगा, समझ रहे हो ना। इसके अलावा अच्छा जी, ठीक है, जर्म प्लाज्म का मतलब समझ गए क्या होता है। बट इफ़ ऑल दीज ट्रेडिशनल, मैं बता दी ना, मैं जर्म प्लाज्म क्या है, मैंने खुद ही बिना रिकॉर्डिंग के मतलब बोल दिया। एनीवेज आपको पता चल रहा जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, बता देते थे ना, मैं होश है, ठीक है। बट इफ़ ऑल दीज ट्रेडिशनल टाइप्स वैनिश, it would be difficult to develop new diseases resistant varieties for future. Use of varieties from gene banks have been expensive and risky. Farmers need to encourage to grow traditional varieties. ट्रेडिशनल ब्रीड्स, ये पता नहीं फालतू की चीज़ दे रखी है, मतलब कि जो काम की चीज़ें वो नहीं दे रखी, बाकी सब कुछ दे देंगे। मतलब कि ये बताएगा फार्मर्स इसमें अगर ट्रेडिशनल क्रॉपिंग करना बंद कर देंगे तो उनकी जो ओरिजिनल चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, फिर नई चीज़ आएंगी, फिर पता नहीं क्या। जैसे अभी तो ओरिजिनल की कुछ आता ही नहीं है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज एन नेशनल एसेट्स ऑफ अ कंट्री, हैंस द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी assume greater significance. The first attempt था to bring the biodiversity into the legal framework was made by the Biodiversity Bill 2000, which was passed by Lok Sabha on 2nd क्या बोल रहा हूँ, 2nd December 2002 and by Rajya Sabha on 2000 December 2002, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं इसके, टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बेसिकली इसके लिए तो ये तो हो गई होगा इसका ऑब्जेक्टिव, सस्टेनेबल यूज एंड कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फेयर यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ देयर biological diversity. National Biodiversity Authority has been established by the authority. Biodiversity Act 2002 to regulate act implementing rules 2004 has been operationalized since coming into the force. मतलब फालतू की चीज़ें हर एक चीज़ें देंगी, काम की चीज़ कुछ नहीं देंगी भाई। मैं सोच रहा हूँ फुल फॉर्म्स वगैरह जिसमें कुछ, हाँ जैसे कि IPR आया, IPR क्या फुल फॉर्म क्या होती है IPR की, जिस तरह चेक किया मैंने IPR की फॉर्म, क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूँ ना, तुम्हारी तरफ सेकंड ईयर में हूँ, तो इसका देखा तो उसमें था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। सो प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के, प्रोविजन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंडियन जेनेटिक मटेरियल आउटसाइड द कंट्री विदाउट स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि जो इंडिया की मेन चीज़ है उसको बिना किसी परमिशन के बाहर भेज दो,
नो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एनी वन claiming an a provision of anyone claiming an IPR intellectual property rights such as patent over biodiversity or related knowledge without permission of Indian government। यानी किसी की कोई भी ये नहीं कह सकता ये लैंड ये मेरी है विदाउट, क्योंकि सारी परमिशन इंडियन गवर्नमेंट के पास है तो उनसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। रेगुलेशन ऑफ कलेक्शन एंड यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय इंडियन नेशनल वाल exempting local communities from such restrictions, measures from sharing of benefits from use of biodiversity including transfer of technology, monitoring, returns, से सारे कुछ provisions है। joint IPR ownership, IPR की फॉर्म याद रखना, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ी ज़रूरी, पता नहीं क्यों ऐसे मेरे को लग रही है, पता नहीं ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं गंदे से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब एक और आ गया EIP। अब EIP की फुल फॉर्म क्या होती है आप मत देखो गूगल पे, मैं ही बताता हूँ आपको। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्च, अगर आप डालोगे EIP तो पता नहीं 50 डेफिनेशन आ जाएंगी, 50 फुल फॉर्म आ जाएंगी, पता नहीं इसकी कौन सी होगी। तो जो मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट सुटेबल लगती है इसके लिए वो हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम एंड इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज़। क्या इसको मान सकते हैं? इकोसिस्टम एंड इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज़। गैस आप सर्च कर देखो एक बार, आपको में आपकी में भी यही आ रहा है फिर और कुछ आ रहा है, क्योंकि भाई ये फुल फॉर्म अपने आप में एक झंझट है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे को। मुझे इसकी कंफर्म करके बताओ फटाफट से कमेंट में। ये कुछ हमारे क्या है प्रोविजंस हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है। इसमें से 5 याद कर लो, काफ़ी है। आप लिखोगे 10 के 10 तो याद तो कर भी नहीं पाओगे। इसके फंक्शंस भी, अथॉरिटी, फंक्शन ऑफ द अथॉरिटी, इसके क्या फंक्शंस हैं छोटे छोटे याद कर लो। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट बायोडाइवर्सिटी, स्पॉन्सर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस टू द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, SBDB, CBDB। पता है क्या होता है CBDB? CBDB की फुल फॉर्म बताओ, चलो एक फुल फॉर्म यहाँ पे याद करा दूंगा आपको मैं। चलो ये रहे दो छोटे छोटे। रिकमेंडेड creation of posts to the central government for effective discharge of the functions by the authority, approve the method of recruitment of the to the officers and servant of the authority, ठीक है। भाई अभी तो रुके थोड़ी, भाई क्या है ये सारे दे दिए क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है इसका। give direction to the state biodiversity boards and the biodiversity management committee in writing for effective implementation of the act, report to central government about the functioning of the authority। इतना याद कर लो तुम, क्या सारे 20 याद कर लोगे हैं? इतना तो उसमें नहीं पढ़ाया गया तुम्हें कोर में जितना कि EVS में पढ़ना पड़ रहा है। EVS को कोर क्यों नहीं बना देते ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। नीड ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, नीड ज़रूरत क्या है? वाई इज़ biodiversity so important? Why should we care about it? Why is the value of, what is the value of biodiversity? Maybe people don't understand the various roles of biodiversity because biodiversity in our life, but certainly they know the importance of it. There are many factors that underlie the need to conserve biodiversity, such as present and potential use of components of biological diversity of biodiversity, especially as we have no way of knowing or predicting what will be of use in future. Biodiversity is essential to maintain the Earth's life support system that enables the biospheres to support the human life। भाई ये फालतू की बकवास है और कुछ नहीं बोला, बकवास ही बोल रहा था मैं। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अरे यार नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ चले इन सीटू और एक्स सीटू, दो टाइप के होते हैं। इन सीटू में क्या क्या आता है? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रूव्स। जबकि एक्स सीटू में क्या था? जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स और क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्या है इन सीटू क्या है एक्स सीटू, अब देखो अब बाहर जाओगे, बाहर जैसे आप बाहर गए, बाहर किस में जाओगे? मेट्रो में जाओगे, दिल्ली में हो तो है ना, बाहर घूमने जाओगे तो मेट्रो में जाओगे। मेट्रो कौन सा स्टेशन पड़ता है? बोटेनिकल गार्डन, पड़ता नहीं पड़ता? ऐसे याद कर लो,
ठीक है, बोटेनिकल गार्डन के साथ साथ बात कर लो, जितनी बैंक्स पड़ेंगी, यमुना बैंक है ना, ऐसे कर लिया कि याद करना है ना, जस्ट कैसे भी याद करो। और हमारा इन सी तो है, घर घर में हम क्या देख सकते हैं, घर के आसपास क्या होता है, नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, है ना। जैसे ऐसे पार्क समझ लो ना, ऐसे यार समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लिटरल मीनिंग में ले जाओ उसको भाई, तुम हमें गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा घर के पास पार्क नहीं होते, घर के पास कुछ भी मतलब। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो वही चीज़ बताएं यहाँ पे, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, बार बार चीज़ देखो वही चीज़ आ रही है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी साइट पे ही कंजर्वेशन करेंगे, और एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन, है ना। वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं किसी को रोक नहीं रहा। नेशनल पार्क कौन कौन से, इसमें से पाँच छः नेशनल पार्क, या फिर कुछ ना कुछ याद कर लेना नेशनल पार्क, या फिर वो कुछ 5 सेंचुरी याद कर लेना, 5 से 7, ठीक है। केस स्टडीज़ प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केस स्टडीज़ आएंगी भी, क्योंकि इतने क्वेश्चन आ जाएंगे कि केस स्टडीज़ के लिए मुझे लग रहा है टाइम आएगा भी। So Project Tiger was launched on April 1, 1973 as a centrally sponsored scheme of Government of India to maintain viable population of tiger। मतलब टाइगर के लिए किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। उसको थोड़ा सा आप पढ़ना खुद, ठीक है, क्योंकि स्टडीज़ खुद से समझ में आती है। और एक फुल फॉर्म में उसको याद रखना क्या है, NTFT, FP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जब बर्तन बर्तन सारे गिराते हैं कि भारी ये लोग। एनीवेज इतना हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एक अलग आता है बोटेनिकल गार्डन के बारे में कुछ आता है। बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं। बोटेनिकल गार्डन प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, और जबकि जूलॉजिकल पार्क्स एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सीटू प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन जू कैपिटिव ब्रीड होता है, एक एम्ब्रियो स्टोरेज एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की तरह होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन थोड़ा सा ये अगर आपको पता होगा तो, क्योंकि इसका मैंने अगर आप इसको चाहो तो जस्ट एक काम कर सकते हो, इसको डालना यूट्यूब पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमेशन एनिमेशन वीडियोज़ करके, तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि ना अगर आप इन सब के ना एनिमेशन वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं ऐसे समझा दूंगा तो आई थिंक समझ में ना आए, ठीक है। एनिमेशन वीडियो डालना यूट्यूब पे ऐसे करके, अगर पॉसिबल होता मेरे लिए टाइम होता तो मैं डेफिनेटली आपके साथ दिखाता है ना। ये हमारे क्या है, कुछ एक्सीटू टाइप के वो हैं। नेचुरल रिजर्व्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, जैसे कि है ना MAB होता है, मेन इन बायोस्फीयर, ठीक है। प्रोग्राम बाय यूनेस्को in 1971। Biosphere Reserves program is intended to conserve a representative ecosystem as opposed to only species or habitat conservation। और क्या है इसमें बकवास चीज़ें, वेटलैंड के बारे में बताया। वेटलैंड थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ये। वेटलैंड, इंडियाज़ वेटलैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट जोग्राफिकल regions ranging from the cold arid zone of Ladakh to the wet humid climate of Imphal, the warm arid zone of Rajasthan to the tropical monsoonal central India, the wet humid zone of southern peninsula। अब जो इंडिया के वेटलैंड है कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सारी जगह जो भी हमने नाम लिए, कहाँ से, कोल्ड एरिड जोन लद्दाख से, क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट जो कि इम्फाल में है, वार्म एरिड जोन राजस्थान से ट्रॉपिकल मानसून सेंट्रल इंडिया तक, वेट ह्यूमिड जोन साउथ पेनिनसुला तक, ठीक है। पूरे इंडिया में मतलब पूरे इंडिया के ले दिया मतलब पूरा नाम। और ये क्या हो गया, इंडिया बन गया क्या, क्या हो रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द वेटलैंड इज कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट पार्ट एज इट a specific type of wetland, rare or unusual, is particularly a good representative example of natural and near natural wetland characteristics of the appropriate geographical region, play a substantial hydrological, biological, ecological role in the natural functioning of a major river basin और a coastal system। भाई इनको क्या ही समझाया जा सकता है, इनको तो रटना पड़ेगा ना। इनको जो समझाने वाली चीज़ें समझाता हूँ, जो रटने वाली चीज़ होती है उनको तो खुद ही रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता आपकी, है ना। अगर रटने में मैं मदद करवाऊँ तो आप कहोगे भाई कैसे याद करवाते हो भाई, ची 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 ची। नेचुरल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया थोड़ा देखना है ना।
हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट आई थिंक मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ हॉटस्पॉट क्या होता है ना। अभी बार बार हर एक उसमें आएगा चैप्टर में, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक चैप्टर में आपको समझाने लग जाऊँ एक एक चीज़ है ना। इसके कुछ दो क्राइटेरिया होते हैं जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का है ना। पहला तो एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, यानी 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एज एंडेमिक, यानी उसके लोकल प्लांट्स होने चाहिए वहाँ के है ना। और एरिया मस्ट बी 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। मतलब देखो, आप देखो अब हॉटस्पॉट वाली चीज़ है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या फिर बायो डाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, पहले इसको जानते हैं होता क्या है। सो ये उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी या फिर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मिलती है, लेकिन ये एरियाज़ खतरे में होते हैं। ये हॉटस्पॉट दो मेन क्राइटेरिया पे डिसाइडेड या फिर बेस्ड रहता है। पहला आता है ये वाला, दूसरा आता है ये वाला। अब इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1500 स्पीशीज़ ऑफ वस्क्यूलर प्लांट्स शुड बी एंडेमिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है उस एरिया में कम से कम 1500 ऐसे प्लांट्स स्पीशीज़ होने चाहिए जो सिर्फ वहीं मिलते हैं, ये एंडेमिक प्लांट्स कहलाते हैं। वहाँ पर 1500 या उससे ज़्यादा यूनिक प्लांट्स होने चाहिए जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होगे। इसके अलावा देखें तो 70% से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, समझ रहे हो? उस जगह की ओरिजिनल जंगल या नेचुरल एरिया का सिर्फ 30% या उससे कम बचा हो, यानी 70%। बेसिक सी बात है, मतलब कि अगर इतना बचा है तो, या फिर इससे कम बचा है तो 70 से ज़्यादा एरिया ख़त्म हो चुका होगा है ना। सो मतलब कि यही है, 70 से या इससे ज़्यादा एरिया ख़त्म हो चुका हो, जैसे कटिंग, फार्मिंग, बिल्डिंग की वजह से वहाँ का जो ओरिजिनल जंगल या फिर वहाँ का एरिया 70% से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया हो, और सिर्फ 30% या फिर 30% या उससे कम ही बचा हो। इसका बाद इसका कंक्लूजन देखें इस पूरी चीज़ का, तो क्या होगा? उसमें कम से कम 1500 यूनिक वस्कुलर प्लांट हो, और इसके अलावा उसके जो 70% से ज़्यादा उसका जंगल डिस्ट्रॉय हो चुका हो। ये हमारे होता है, ठीक है। 70% हो चुका हो या फिर 30% बचा हो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ये कुछ एरिया है। IUCN रेड डाटा लिस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। ये आते आते एग्ज़ाम में, अब आते आते मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, नहीं आया तो इसमें यूँ मत कहना आपने तो बोला था आएगा आएगा, और नहीं भी आया तो थोड़ा सा समझना है। लेकिन IUCN की फॉर्म तो याद करके आता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट ऑफ स्पीशीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। IUCN कंडक्ट फील्ड सर्वे टू मॉनिटर स्पीशीज इन एवरी कंट्री। बेस्ड ऑन सर्वे IUCN क्लासिफाई plants and animals in different categories. This information about current status of species is published in IUCN data list publication, ठीक है। ऐसे कुछ समझाने वाले थे, बस इतना ही है सिर्फ। मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा इसमें IUCN के बारे में, सिर्फ इतना ही छोड़ दिया बताना उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ आपको IUCN के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा। और वेट IUCN में हमारे बेसिकली बोले तो 9 चीज़ें आती हैं। 9 चीज़ें कैसी कैसी? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, critically endangered, vulnerable, near threatened, least concern, data deficient और not evaluated। अब ये जितनी भी चीज़ बोली हैं, जो ऊपर के 5 बोले हैं वो खतरे में, बाकी जो 5 से नीचे वाले हैं वो कम खतरे में है, उनको पता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि ऊपर के 5 वालों को है। आई थिंक कि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने को अच्छे से मिले। इसके अलावा ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते, क्योंकि मुझे लगभग 4 घंटे हो गए इस वीडियो को बनाते, क्योंकि कहीं जाना पड़ जा रहा है, कभी आना पड़ जा रहा है, तो बार बार। सो एनीवेज आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होगी, बाकी जो रटने वाली चीज़ आपको कुछ रटनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना।